हाँ जी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं आप लोगों का मेंटर दोस्त एंड गाइड निमेजन हाजिर हूँ आप लोगों के सामने हमारे नेक्स्ट कैप्सूल के साथ में। अभी तक हम लोगों ने मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर ऑलरेडी 3 कैप्सूल्स आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लिए हैं, जिसके अंदर हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग, हमने कॉस्ट क्लासिफिकेशन और हमने उसके अंदर मटेरियल के बारे में बातचीत कर ली थी। अभी हमारा 4th कैप्सूल होगा, इसके अंदर हम लेबर और लेबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं उनको एक कंसाइज फॉर्म में आप तक प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है साहब, तो स्टार्ट करते हैं आज का एक कैप्सूल जिसके नाम लेबर और लेबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं उनको एक बार फटाफट से रिवाइज करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं साहब। सबसे पहले बेसिक जब हम बात करेंगे भाई, देखो लेबर के अंदर तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट आपको ध्यान में रखने का है वो है कि भाई लेबर को लेकर के हम कहते हैं कि लेबर को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। जैसे मटेरियल की कॉस्ट को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल, वैसे लेबर को भी हम यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर। अब इसको समझना देखो बहुत ईजी सा है। अगर कोई भी ऐसे मेरे वर्कर्स हैं जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में मेरी हेल्प कर रहे हैं, मतलब जो लाइन में काम करने वाले मेरे एक्चुअल वर्कर्स हैं, वो मेरी डायरेक्ट लेबर कहलाती है। ठीक है, जो कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं या जो कोई सर्विस प्रोवाइड करने में डायरेक्टली इन्वॉल्व है वो आपके डायरेक्ट वर्कर्स हैं। और डायरेक्ट वर्कर्स को जो आप पैसे देते हो, जो नॉर्मल पेमेंट आप करते हो, उसे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहा जाता है। तो कोई भी ऐसा वर्कर जो या तो डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाने में इन्वॉल्व है या सर्विस को प्रोवाइड करने में इन्वॉल्व है। तो फॉर एग्जांपल जैसे अगर अपन एक फैक्ट्री का एग्जांपल लें, तो वो जो मेरे प्रोडक्शन लाइन में, असेंबली लाइन में काम करने वाले वर्कर्स हैं जो एक्चुअली में प्रोडक्ट को जोड़ के बना रहे हैं, असेंबल कर रहे हैं, उसमें किसी तरह का काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो मेरी डायरेक्ट वर्कर की फोर्स में आ जाएंगे। और वहीं पर जो मैनेजर्स हैं, भले फैक्ट्री का मैनेजर हो, भले फैक्ट्री सुपरवाइजर हो, भले आपके वेयर हाउस का मैनेजर हो, आपके फाइनेंस की टीम हो, अकाउंट्स की टीम हो, आपकी HR टीम हो, आपकी एडमिन टीम हो, सिक्योरिटी स्टाफ हो, ये सब लोग जो हैं ये आपके इनडायरेक्ट वर्कर में आ जाएंगे क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट नहीं करते। तो डायरेक्ट वर्कर हमारे लिए हो जाएंगे कौन से, वो लोग जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। अब जैसे अगर एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल किसी सैलो का, ठीक है, तो वहां पे जो बाल काटने वाले पर्सन है वो मेरा डायरेक्ट वर्कर है, बट जो वहां का मैनेजर है, ठीक है, वो मेरे लिए इनडायरेक्ट वर्कर हो जाएगा। अगर रेस्टोरेंट की बात करें तो रेस्टोरेंट के अंदर जो डायरेक्टली मेरे शेफ्स हैं जो किचन में काम कर रहे हैं वो मेरे लिए डायरेक्ट वर्कर हो जाएंगे, बट रेस्टोरेंट का जो मैनेजर वगैरह है वो हमारे लिए इनडायरेक्ट वर्कर हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी जगह पर, किसी भी सेटअप में वो पर्सन जो डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रोडक्ट बनाने में या सर्विस को डिलीवर करने के लिए, वो हमारे डायरेक्ट वर्कर्स हैं, बाकी सब मेरे इनडायरेक्ट वर्कर हैं। और डायरेक्ट वर्कर को जो मैं नॉर्मल बेसिस पे पेमेंट करता हूं वो मेरी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। इसमें भी ध्यान रखना, डायरेक्ट वर्कर को करा हुआ हर पेमेंट डायरेक्ट कॉस्ट नहीं होता। डायरेक्ट वर्कर को करा हुआ वो पेमेंट जो उसका नॉर्मल पेमेंट बनता है वो मेरे लिए डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट होती है। अभी इसको इलेबोरेट करते हैं। तो हम क्या करें, देखो कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट वर्कर, डायरेक्ट लेबर में क्या आएंगे, सबसे पहले तो डायरेक्ट वर्कर्स आएंगे, उनकी कॉस्ट आएगी। तो कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट वर्कर्स मैंने आपको बता दिया क्या होते हैं। और टाइम स्पेंड ऑन एक्टिविटीज, कौन सी, डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन प्रोसेस, उन एक्टिविटीज के लिए जो आपको पैसा मिल रहा है जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में या सर्विस डिलीवरी में हेल्प करती है, कॉन्ट्रीब्यूट करती है। और इसी की जगह पे कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट वर्कर, जो डायरेक्ट वर्कर है वो डायरेक्ट लेबर में आ रहा है, तो इनडायरेक्ट वर्कर जो है वो मेरा इनडायरेक्ट लेबर में आएगा। लेकिन साथ साथ में अगर मेरा कोई डायरेक्ट वर्कर प्रोडक्शन के अलावा कोई दूसरा काम कर रहा है, और टाइम स्पेंड बाय डायरेक्ट वर्कर्स ऑन डूइंग जॉब्स नॉट डायरेक्टली कंट्रीब्यूटिंग टू प्रोडक्शन प्रोसेस। इनडायरेक्ट वर्कर तो डायरेक्टली किस में आ गए, इनडायरेक्ट कॉस्ट में। लेकिन डायरेक्ट वर्कर ने भी अगर कुछ ऐसा काम करा है जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, सर ऐसा क्यों होगा, कब करेगा, देखो समझो। लेट्स से कि भाई मेरे फैक्ट्री के अंदर जो वर्कर्स हैं उनको मैंने कहा कि आज ना हम फैक्ट्री में साफ सफाई करेंगे, तो आज वो सब क्लीनिंग में हेल्प करा रहे हैं। ठीक है, साल में एक बार होता है, स्टॉक काउंटिंग होती है, क्लीनिंग होती है हर फैक्ट्री में। दिवाली के आसपास अपने इंडिया में एक रिवाज है, तो होता है फैक्ट्री में एक दिन के लिए सारे वर्कर्स वगैरह मिलकर फैक्ट्री को साफ करते हैं, उसमें जो भी रिपेयर मेंटेनेंस का काम है वो किया जाता है छोटा मोटा। ठीक है, चीज़ों की काउंटिंग वगैरह हो जाती है, स्टॉक काउंटिंग होती है, अपन नया साल स्टार्ट करते हैं ना उस हिसाब से। तो उस दिन जो पेमेंट मिलेगा उनको, अब वो डायरेक्ट वर्कर का पेमेंट है, वो तो पैसे तो लेंगे भी, वो आए हैं उस दिन काम कर रहे हैं तो उनको काम करने का तो पैसा मिलना चाहिए। तो उनकी जो डेली रेट है, जो आवरली रेट है, उस पर पेमेंट तो किया जाएगा। लेकिन आज जो आपने उसका पेमेंट करा है वो डायरेक्ट वर्कर का वो पेमेंट नहीं है जो प्रोडक्शन के लिए काम आ रहा है, वो प्रोडक्शन के अलावा किसी और चीज के लिए काम आ रहा है। तो उस दिन की जो सैलरी उनको मिल रही है, उस दिन की जो वेजेस उनको मिल रही है, वो मेरे लिए इनडायरेक्ट कॉस्ट में चली जाएगी। ऐसे ही मान लो आइडल टाइम है, वर्कर आए फैक्ट्री के अंदर, बट सर फैक्ट्री में मशीन खराब है इसलिए काम नहीं हुआ, लेकिन पैसे तो आपको देने पड़ेंगे उनको। वर्कर तो शिफ्ट में काम करते हैं, अब उनकी शिफ्ट में मान लो 4 to 5 8 आवर की शिफ्ट है, 8-9 आवर की, उसमें से 4 to 5 आवर का टाइम वेस्ट हो गया, आइडल टाइम रहा क्योंकि मशीन खराब थी। वो वर्कर लेकिन फिर भी पैसे तो लेगा, तो वो जो मैंने आइडल टाइम का पेमेंट करा है वो कहां जाएगा, वो मेरी इनडायरेक्ट कॉस्ट में जाएगा। तो कोई भी ऐसा पैसा जो डायरेक्ट वर्कर को दिया जा रहा है विच इज नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू प्रोडक्शन प्रोसेस, वो भी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट का पार्ट है।
तो डायरेक्ट वर्कर का सिर्फ वो पैसा जो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहा है प्रोडक्शन के लिए और जो नॉर्मल पेमेंट है उसी को हम डायरेक्ट कॉस्ट मानते हैं, बाकी सारे कॉस्ट को हम इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट बोल देते हैं। अब इसके एग्जांपल्स ये अपने को याद करने पड़ेंगे। एग्जाम में जाती वक्त हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है बार बार कि आप आइडेंटिफाई करो कि भाई क्वेश्चन दे देगा, अभी अपन करेंगे, इनमें से डायरेक्ट कॉस्ट कितनी, इनमें से इनडायरेक्ट कॉस्ट कितनी है, तो उसके लिए ये आपको याद रखने पड़ेंगे। तो देखो, बेसिक पे फॉर स्टैंडर्ड या नॉर्मल वर्किंग आवर्स वो आपका डायरेक्ट कॉस्ट है। ओवर टाइम प्रीमियम, अब प्रीमियम को लेके एक बहुत दिक्कत वाली चीज है, ओवर टाइम प्रीमियम का ये ध्यान रखना, अगर ओवर टाइम प्रीमियम जो है वो जनरल ओवर टाइम है, मतलब मैनेजमेंट कभी कभी वर्कर्स को कहता है कि देखो प्रोडक्शन की डिमांड ज्यादा है या काम थोड़ा सा लैग कर रहा है या कल हमारी मशीन खराब हो गई थी इसलिए आइडल टाइम हो गया था तो आज हमें थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो ये जनरल ओवर टाइम कहलाता है, जो मैनेजमेंट अपनी या जो प्रोसेस है उसकी इनएफिशिएंसीज को दूर करने के लिए या जिस वजह से किसी वजह से अगर प्रोसेस में इनएफिशिएंसी आ जाती है, इनएफिशिएंट का मतलब जितना हम चाहते थे उतना काम नहीं हो पाया, तो उसको फुलफिल करने के लिए जो आप ओवर टाइम कर रहे हो वो आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट में आता है। लेकिन अगर किसी कस्टमर की रिक्वेस्ट पे ओवर टाइम किया जा रहा है तो वो डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट बनता है, ओवर टाइम प्रीमियम ऑन ओवर टाइम डन ऑन स्पेसिफिक रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर। तो क्वेश्चन में ये ध्यान रखना कि ओवर टाइम प्रीमियम के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है। अगर बोल रखा है कि वो कस्टमर की रिक्वेस्ट पे था तो इस ओवर टाइम के लिए जो भी पेमेंट जाएगा, बेसिक और ओवर टाइम के लिए जो आपको प्रीमियम मिलेगा, जो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है ओवर टाइम के लिए, ठीक है, वो दोनों डायरेक्ट कॉस्ट के पार्ट है। बट नॉर्मल ओवर टाइम का जो प्रीमियम है, बेसिक तो यहां आ जाएगा, बट जो प्रीमियम है वो आपका यहां पे इनडायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट बनेगा। ये डिफरेंस ओवर टाइम का अपने को ध्यान रखना है वही। और बेसिक पे फॉर जनरल ओवर टाइम, जनरल ओवर टाइम के लिए जो बेसिक पे है वो तो इधर है, बट जो प्रीमियम है वो इधर है। ओवर टाइम आवर्स के लिए आपको दो चीजें मिलती है। देखो, अगर आपको फैक्ट्री में कोई कह रहा है कि भाई एक आवर के लिए $3 का पेमेंट करेंगे, तो आपका, और नॉर्मल शिफ्ट आपकी 8 आवर की है, तो 8 आवर के लिए आपको $3 तो मिलना ही मिलना है। अब आप लोग मान लो आपने 10 आवर काम करा तो 2 आवर एक्स्ट्रा काम करे, उस 2 आवर के लिए $3 तो मिलना ही मिलना है, वो तो हर ओवर के लिए मिलता था। तो अब तुमने 8 की जगह 10 आवर पे काम करा है तो 10 × 3 तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अब तुम बोलोगे यार ये 2 आवर जो मैंने एक्स्ट्रा काम करा है ये मेरा ओवर टाइम है, इसके लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, नॉर्मल से कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, तो नॉर्मल जो पैसे मिले वो तो डायरेक्ट कॉस्ट में, तो 8 आवर × 3 और 2 आवर का जो एक्स्ट्रा काम करा उसके लिए भी जो $3 का नॉर्मल पैसा मिला, बेसिक पे जिसे कहते हैं, वो तो डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट है। तो 20 आपके 8 × 3 करोगे 24 और 2 × 3 करोगे 6, ये तो आपके डायरेक्ट कॉस्ट में चलेगा। अब वो जो 2 आवर एक्स्ट्रा काम करे ना उसके लिए तुम्हें एक प्रीमियम मिलेगा। वो जो प्रीमियम है ना वो देखना पड़ेगा कि ये प्रीमियम किस वजह से मिल रहा है। ये ओवर टाइम कस्टमर रिक्वेस्ट पे था तो जो प्रीमियम मिल रहा है मुझे वो डायरेक्ट कॉस्ट में चला जाएगा, नहीं है नॉर्मल है तो वो प्रीमियम आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट में जाएगा, ठीक है। फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट में आइडल टाइम के लिए कोई पेमेंट मिल रहा है, सिक पे के लिए जो लीव के लिए पैसा मिल रहा है, पेड लीव मिल रही है, बोनस वगैरह मिल रहे हैं, कुछ भी इंसेंटिव वगैरह मिल रहे हैं, ये सब आपके इनडायरेक्ट कॉस्ट में आते हैं। तो ये लिस्ट अपने को ध्यान रखनी, एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आते रहते हैं हर बार, तो अपने को इसको ध्यान में रखना। ये लिस्ट याद हो जाएगी, ऑटोमेटिक एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है साहब। तो ये अपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को लेकर के हमारी बातचीत कंप्लीट। हाँ जी, तो एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं। हमें यहाँ पे देखना है कौन सा वर्कर इनमें से डायरेक्ट है और कौन सा इनमें से इनडायरेक्ट है। तो सिंपल दिमाग लगाना, वो वर्कर्स जो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या तो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए या किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में, वो डायरेक्ट है, अदरवाइज सब इनडायरेक्ट है। तो प्लम्बर फिटिंग बाथरूम इन अ न्यू हाउस, देखो नए घर में बाथरूम बनेगा, बाथरूम को कौन बनाएगा, प्लम्बर ही करेगा, तो ये तो डायरेक्ट वर्कर है। प्लम्बर के अलावा कोई दूसरा काम थोड़ा ना करेगा, ये बाथरूम बनाने का काम तो प्लम्बर करेगा, तो प्लम्बर है। प्रोजेक्ट मैनेजर ओवरसीइंग द बिल्डिंग प्रोजेक्ट, लेकिन अब इस बिल्डिंग को, इस घर को बनाने का जो प्रोसेस है उसको एक मैनेजर देख रहा है। देखो मैनेजर डायरेक्टली क्या बिल्डिंग बनाएगा क्या, नहीं, वो लोगों का ध्यान रखेगा, तो मैनेजर इनडायरेक्ट वर्कर में आते हैं हमेशा। मैनेजर, सुपरवाइजर, ये हमेशा ध्यान रखना, ये इनडायरेक्ट वर्कर्स कहलाते हैं, क्योंकि डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, ये किसी और से काम करवाते हैं, इसे ऐसे भी याद रख सकते हो। अब आ रहा है ब्रिकलेयर। ब्रिकलेयर वो बंदा जो ईंटें लगाता है, ठीक है, तो ये तो हमारा मेन वर्कर है, जिसके बिना तो घर बनेगा ही नहीं, तो फिर ये हमारा डायरेक्ट वर्कर, ठीक है ना। हम लोग मजदूर या मिस्त्री जिसे कह देते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। फिर आता है साहब मार्केटिंग मैनेजर, या मार्केटिंग मैनेजर कौन है, जो एडवर्टाइजिंग कर रहा है न्यू हाउस की फॉर सेल। तो ये जो मार्केटिंग मैनेजर है हमारा, ये जो पर्सन है साहब, ये हमारा इनडायरेक्ट वर्कर है, क्योंकि मैनेजर है। ये डायरेक्टली घर बनाने में तो काम करेगा नहीं, ये डायरेक्टली कंट्रीब्यूट तो करेगा नहीं घर बनाने में, ये तो सेल करने में ध्यान देगा, तो ये इनडायरेक्ट। कोई भी मैनेजर, कोई भी सुपरवाइजर, वो हमारा इनडायरेक्ट होता है। कारपेंटर मेकिंग डोर्स इन द न्यू हाउस, तो कारपेंटर का काम है भाई दरवाजे बनाना, फर्नीचर बनाना, तो ये तो डायरेक्ट वर्कर हो गया साहब, तो डायरेक्ट वर्कर। इलेक्ट्रिशियन फिटिंग इलेक्ट्रिकल केबल्स इन न्यू हाउस, अब इलेक्ट्रिशियन ही करेगा, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जितने भी काम है, तो ये भी डायरेक्ट वर्कर है।
द आर्किटेक्ट हु विजिट्स द साइट टू चेक दैट प्लान्स आर फॉलोड। अभी आर्किटेक्ट साहब है, इन्होंने प्लान बनाया था, इन्होंने ड्राइंग बनाई होगी जिसके बेसिस पे घर बन रहा है, तो वो प्लान बनाया था। लेकिन ये क्या डायरेक्टली घर बना रहे हैं? नहीं साहब, इन्होंने तो प्लान बना के दे दिया। तो ये तो वो मैनेजर्स की तरह ही है जो प्लान बना के दे रहे थे, एग्जीक्यूट कोई और करता है, तो ये मैनेजर की तरह है, तो ये भी इनडायरेक्ट है। प्रोजेक्ट मैनेजर की सेक्रेटरी, देखो प्रोजेक्ट मैनेजर अगर इनडायरेक्ट है तो उनकी सेक्रेटरी भी इनडायरेक्ट होगी। ऑफिस रिसेप्शनिस्ट, ये डायरेक्टली तो घर बनाने में हेल्प करेगी नहीं, तो यस ये भी इनडायरेक्ट है। फिर देखो मैंने दो आपके लिए ले रखे, थोड़े से कंफ्यूजिंग है इसलिए मैंने ऐड करे यहां पे। एक बोल रखा है मैकेनिक हु फिक्सेस कार एट अ कार वर्कशॉप। अब हमारे कार का वर्कशॉप है, इसका कार वर्कशॉप का मतलब वो प्लेस जहां पे आप कार सर्विस कराते हो, तो कार का एक सर्विस सेंटर है। इस सर्विस सेंटर में वो मैकेनिक जो कार को फिक्स कर रहा है, अरे भाई इनका काम क्या है, इनका सर्विस क्या है, ये सर्विस देते हैं कार को सर्विस करने की। अब ये सर्विस करेगा कौन? ऑब्वियसली एक मैकेनिक करेगा। तो ये मैकेनिक इस फर्म के डायरेक्ट सर्विसेज को प्रोवाइड करने में हेल्प कर रहा है और डायरेक्टली हेल्प कर रहा है, तो ये हमारा डायरेक्ट वर्कर है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं यहां पे नेक्स्ट है अ मैकेनिक हु फिक्सेस ट्रक्स एट अ लॉजिस्टिक फर्म। लॉजिस्टिक का मतलब ट्रांसपोर्ट वाली फर्म, जो ट्रांसपोर्ट वगैरह काम करती है उनको लॉजिस्टिक फर्म कह देते हैं अपन। तो कोई एजेंसी है, कोई ऐसी फर्म है जो ट्रक्स में माल को लोड एंड अनलोड करवा के ट्रैवल करवाती है, उनके पास में ट्रक्स हैं बहुत सारी, तो ट्रक्स इनमें भी खराब होगी, तो उन्होंने अपना खुद का इन हाउस मैकेनिक रखा हुआ है। बाहर से सर्विस कराने के बजाय उन्होंने कहा अपना खुद का एक मैकेनिक रखते हैं, कुछ छोटे मोटे रिपेयर होंगे तो वो घर में मतलब अपनी फर्म में ही होते रहेंगे। और ये ऐसे करती है बड़ी बड़ी जितनी भी फर्म्स होती हैं, जो ट्रैवल एजेंसीज वगैरह हैं जिनके पास में बसेस हैं ट्रक्स हैं, वो अगर एक साइज से बड़ी है तो वो कहती है कि खुद का इन हाउस मैकेनिक और अपने खुद का इन हाउस एक वर्कशॉप रखते हैं, उसमें थोड़ी कॉस्टिंग बच जाती है। लेकिन मुझे एक बात बताना, लॉजिस्टिक फर्म का डायरेक्ट काम क्या है? लॉजिस्टिक फर्म का डायरेक्ट काम है माल ट्रांसपोर्ट करना। तो यहां पे जो ड्राइवर काम कर रहे होंगे वो मेरे डायरेक्ट वर्कर कहला सकते हैं, लेकिन जो मैकेनिक है वो तो सपोर्ट का काम कर रहा है एक तरीके से। लॉजिस्टिक फर्म का काम मैकेनिक रखना तो नहीं है, लॉजिस्टिक फर्म का काम है माल को इधर उधर लेके जाना, ट्रांसपोर्ट करना। ट्रांसपोर्ट में गाड़ी कौन चलाएगा, ट्रक कौन चलाएगा? ड्राइवर। तो ड्राइवर इनका डायरेक्ट वर्कर हो सकता है, ये मैकेनिक इनका डायरेक्ट वर्कर नहीं हो सकता। मैकेनिक तो सपोर्ट सर्विस दे रहा है, ये तो सपोर्ट सर्विस है ना, कि आप अपनी फर्म में एक मेंटेनेंस का ऑफिस रख रहे हो, तो ये तो सपोर्ट सर्विस है। सपोर्ट सर्विस है तो इनडायरेक्ट। तो जस्ट बिकॉज मैकेनिक लिखा है इसलिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नहीं होगा, ये भी देखना पड़ेगा कि ये पर्सन काम किसके लिए कर रहा है। लॉजिस्टिक फर्म का डायरेक्ट वर्क ट्रक्स को फिक्स करना नहीं है, वो सपोर्ट सर्विस है। सपोर्ट सर्विस है तो ये इनडायरेक्ट है। ठीक है, तो इसको एक बार एग्जाम में जाने से पहले देख के जाना ताकि तुम्हारे थोड़े से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है साहब, चलिए अब आते हैं साहब रेम्यूनरेशन मेथड्स के ऊपर। हमारे लिए देखो तीन तरह के रेम्यूनरेशन मेथड्स हैं, टेक्निकली तो दो हैं बट एक उसका एक्सटेंशन है। हम कहते हैं देखो वर्कर्स को जो पेमेंट करा जाएगा वो किस बेसिस पे करा जाएगा, तो एक तो बहुत सिंपल है, टाइम बेसिस पे। जितने आवर्स वर्कर ने काम करा है उसके हिसाब से उसको पेमेंट कर देते हैं, तो टाइम बेसिस पे बेसिक तरीका होता है। तो टाइम बेस सिस्टम जिसमें आवर्स वर्क के बेसिस पे आपको पैसे मिलते हैं, बहुत ही सिंपल मेथड है। ठीक है, इसमें कोई परफॉर्मेंस का इंसेंटिव वगैरह इंक्लूड अभी नहीं किया जाता, ये बेसिक है। तो इसमें सिर्फ आपको बेसिक पे और ओवर टाइम मिलता है, कुछ अलग से एक्स्ट्रा बोनस वगैरह अभी नहीं दे रहे। तो ये बेसिक टाइम बेस सिस्टम है। इस टाइम बेस्ड सिस्टम में एक जो इंपॉर्टेंट चीज हमारे काम की है वो ओवर टाइम प्रीमियम है। जो एक्स्ट्रा आवर आपने काम करा है उसके लिए आपको जो एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना, एक्स्ट्रा आवर्स का एक्स्ट्रा पैसा। मान लो मेरे अपने एग्जांपल में कहते हैं कि भाई कंपनी 1 आवर के लिए नॉर्मली $3 पर आवर का पे करती है। ठीक है, और क्वेश्चन कह रहा है कि स्टैंडर्ड आवर्स जो है या स्टैंडर्ड शिफ्ट कुछ लिख दे पर डे के, वो 8 आवर्स है। अब वर्कर अगर 8 आवर काम करेगा तो 3 तो उसको मिलना ही मिलना है। 8 के अलावा 9 करेगा, 10 करेगा, 11 करेगा, 12 करेगा, जो भी करेगा उसमें भी 3 तो मिलना ही मिलना है। लेकिन वो बोलेगा 8 का स्टैंडर्ड टाइम था साहब, मैंने 8 आवर से ज्यादा काम करा है, अब मैं नॉर्मल पैसा नहीं लूंगा, नॉर्मल से कुछ एक्स्ट्रा लूंगा। तो यहां पे जो आपको इस नॉर्मल के ऊपर मिलेगा वो प्रीमियम कहलाएगा। प्रीमियम का मतलब क्या है? नॉर्मल प्राइस के ऊपर जो पे करते हैं उसको प्रीमियम कहते हैं। तो नॉर्मल तो 3 है ही है, तो किसी वर्कर ने अगर मान लो 12 आवर काम करा, यहां पे क्वेश्चन बोलता है कि लेट्स से लेट्स से 11 आवर्स के लिए काम करा, तो हम बोलेंगे 11 के अंदर साहब, अब ये जो 11 आवर्स हैं इसमें बोलेंगे 8 आवर तो तुम्हारा नॉर्मल है, 3 आवर्स तुमने एक्स्ट्रा काम करा है। इस 3 आवर के लिए अब तुम 2 पैसे लोगे। देखो इधर तो 8 × 3 तो मिलना ही मिलना है, इन 3 आवर्स के लिए भी
फ्री का पेमेंट तो मिलना ही मिलना, ये तो मेरा बेसिक है, लेकिन इस एक्स्ट्रा 3 आवर के लिए कुछ मैं एक्स्ट्रा और लूंगा, वो जो एक्स्ट्रा पैसा तुम्हें मिलेगा उसे हम बोलेंगे प्रीमियम, उसे कहा जाता है ओवर टाइम प्रीमियम। हो सकता है क्वेश्चन बोले 50% मिलेगा, 20% मिलेगा, 25% मिलेगा, 1/3 मिलेगा, 2/3 मिलेगा, जो भी बोलेगा वो, तो नॉर्मल रेट का कुछ परसेंटेज या कुछ टाइम्स में आपको बता देगा, उसके हिसाब से आप एक प्रीमियम पे करोगे यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये जो प्रीमियम है, एडिशनल पेमेंट फॉर एक्स्ट्रा आवर्स वर्क, देखो ये तो नॉर्मल पेमेंट था, ये तो बेसिक पे है दोनों, ठीक है, ये भी बेसिक पे है और ये भी बेसिक है, ये तो आपको मिलना ही था, ये तो नॉर्मल पेमेंट है, इसमें कोई प्रीमियम नहीं है, ठीक है। प्रीमियम इसके ऊपर कुछ और मिलेगा 3 आवर्स के लिए तुम्हें, ठीक है। तो एक्स्ट्रा आवर्स वर्क यूजुअली अबाउ द नॉर्मल रेट। अब इसका ट्रीटमेंट मैंने आपको बता ही दिया, अगर कस्टमर की रिक्वेस्ट पर है तो डायरेक्ट कॉस्ट, नहीं है तो इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। बहुत बता दिया, जनरल ओवर टाइम के अंदर आपको बेसिक पे और प्रीमियम आपको मिलते हैं, ठीक है। कस्टमर रिक्वेस्ट अगर कर रहा है तो सारी की सारी जो कॉस्ट है वो पूरी की पूरी आप डायरेक्ट कॉस्ट में इंक्लूड कर सकते हो, बेसिक और प्रीमियम दोनों के दोनों, ठीक है। अगर जनरल है तो बेसिक पे तो डायरेक्ट कॉस्ट में जाएगा, और जो प्रीमियम है वो आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट में जाएगा, ठीक है। ये अपन बात ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। दूसरा सिस्टम जो होता है वो होता है पीस वर्क सिस्टम। पीस वर्क में हम कहते हैं कि आपके आउटपुट पे जितने यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे उसके हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगा। तो वर्कर ने अगर 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करे तो पर यूनिट की एक रेट होगी, उसके हिसाब से आपको पेमेंट मिलता रहेगा। अब इसमें दो टाइप के सिस्टम होते हैं, एक होता है स्ट्रेट पीस वर्क, एक होता है डिफरेंशियल पीस वर्क। स्ट्रेट पीस वर्क क्या कहता है, वो सिंपल सा है, जितने भी प्रोडक्ट बनाओगे उस पर एक फिक्स रेट मिलेगी। तो मान लो कंपनी कहती है कि 1 यूनिट बनाने पे $2 का पेमेंट है, अब आप 10 बनाओगे तो भी 10 × 2, 50 बनाओगे तो भी 50 × 2, 100 बनाओगे तो भी 100 × 2, ठीक है, फिक्स है। स्ट्रेट पीस वर्क, स्ट्रेट बेसिस पे चाहे कितनी ही बनाओ, मल्टीप्लाई बाय सिंगल रेट। अब इसमें लेकिन चक्कर है, स्ट्रेट पीस वर्क में बंदा ना डिमोटिवेट हो जाता है। मान लो एक वर्कर है, वो 8 आवर के लिए काम कर रहा है और 8 आवर में बनाता है 15, तो भी उसको 2 मिल जाते हैं, 15 × 2। और फिर आप दूसरा वर्कर है जो उसी टाइम में 20 बनाता है, एफिशिएंसी बेटर है, लेकिन फिर भी वो बोलेगा मेरे को भी तो एक्स्ट्रा काम करने के लिए 2 एक्स्ट्रा ही मिल रहे हैं। वो बोलेगा हाँ एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, पर उसके लिए एक्स्ट्रा काम भी तो लग रहा है, एक्स्ट्रा एफर्ट भी तो लग रहे हैं। तो इसमें एफिशिएंसी की बेसिस पे कुछ एक्स्ट्रा बोनस नहीं होता, इसलिए स्ट्रेट पीस वर्क की जगह हम एक डिफरेंशियल पीस वर्क यूज करते हैं। यहां हम कहते हैं कि यहां पे रेट रिवाइज होती है। तो एक लेवल तक मान लो कंपनी ने कहा कि भाई 18 यूनिट्स हमारा बेयर मिनिमम है, कि 18 यूनिट्स तक तो आप बनाओगे तो आपकी एफिशिएंसी नॉर्मल है, तो 18 तक आपको 2 मिलेंगे। 18 के ऊपर बनाओगे, 18 से 25 के बीच में बनाओगे तो आपको 2 की जगह 3 मिल जाएंगे एक्स्ट्रा, मतलब एक्स्ट्रा यूनिट्स पर 3, तो 1 एक्स्ट्रा मिल गया पैसा आपको। 25 के ऊपर बनाओगे तो 4 मिलेंगे, तो आपको 2 एक्स्ट्रा मिल गए। तो ऐसे कुछ डिफरेंशियल रेट होती, ठीक है। तो रेट वेरीज विथ आउटपुट लेवल। हाँ, अब ये ध्यान रखना कि जो पीस वर्क सिस्टम है ना, इन पीस वर्क सिस्टम में एक गारंटीड मिनिमम वेज होती है। क्योंकि देखो, अगर मान लो आप लोगों को पैसे दे रहे हो, वर्कर को पैसे दे रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। अब किसी दिन फैक्ट्री में काम कम हो पाया बिकॉज मशीन खराब थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, पावर कट हो रहा था, मेंटेनेंस चल रहा था, कुछ भी ऐसा रीजन है, और वर्कर उस वजह से पूरे दिन अपना नॉर्मल प्रोडक्शन अचीव नहीं कर पाया। मान लो फैक्ट्री में नॉर्मल प्रोडक्शन 20 यूनिट्स का है, वर्कर और काम कर पाए आप सिर्फ 3 आवर्स के लिए, 8 आवर्स में से 3 आवर काम हुआ, 5 आवर किसी वजह से आइडल टाइम रह गया। अब 3 आवर में ऑब्वियसली बात है 20 यूनिट तो बनेंगे नहीं, जब पूरे दिन भर का स्टैंडर्ड 20 है तो 8 आवर लगते हैं 20 बनाने में, तो 3 आवर में 20 तो बनेंगे नहीं किसी भी तरीके से। तो वर्कर को तो पैसा कम मिल जाएगा। वर्कर बोलेंगे यार देखो मैं तो पूरे दिन आया, मैंने तो मेरे 8 आवर की शिफ्ट पूरी कंप्लीट करी, अगर मशीन चल रही होती, अगर मेंटेनेंस नहीं हो रहा था, अगर आइडल टाइम नहीं हुआ था, तो मैं तो मेरे 20 यूनिट बना देता। अब यहां पर वर्कर्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम एक मिनिमम गारंटीड वेज रखते हैं कि अगर किसी वजह से आप अपना स्टैंडर्ड प्रोडक्शन अचीव नहीं भी कर पाए तो भी आपको इतने पैसे मिल जाएंगे। तो वो एक उसे कहते हैं मिनिमम गारंटीड वेजेस। अब ये क्वेश्चन में आपको दे रखी होगी, तो आपको बस ये देखना होता है कि मिनिमम गारंटीड वेजेस से अगर कम पैसा बन रहा है डिफरेंशियल या स्ट्रेट पीस वर्क में, तो मिनिमम गारंटीड वेज मिलेगी। इससे ज्यादा मिल रहा है तो ऑब्वियसली बात है वर्कर ज्यादा पैसे लेगा। तो मिनिमम गारंटीड वेज और डिफरेंशियल या स्ट्रेट से जो आंसर आ रहा है, दोनों में से जो हायर है उतना अपन लोग अपने वर्कर्स को पे करते हैं। तो सिंपल याद रख लेना, एग्जाम में जब भी गारंटीड मिनिमम वेज दे रखी हो तो गारंटीड मिनिमम वेज का जो अमाउंट है वो, या जो स्ट्रेट और डिफरेंशियल पीस वर्क से आंसर आ रहा है, दोनों में से जो हायर होगा वो हम वर्कर को पे करेंगे। ये कहीं पे लिख देना अगर कंफ्यूजन हो तो, ठीक है ना, कि अपन पेमेंट करते हैं हायर ऑफ मिनिमम गारंटीड वेजेस या जो पीस वर्क से आपका पेमेंट निकल के आ रहा है, ठीक है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन भी करेंगे। और एक तीसरा सिस्टम है जो कहता है इन दोनों के अलावा आपको कुछ बोनस या कुछ इंसेंटिव देना चाहिए, तो वो इंसेंटिव बेस्ड सिस्टम कहलाता है।
हम यह कहते हैं कि देखो ठीक है, आपका वर्कर काम कर रहा है नॉर्मल तरीके से, आप उसको नॉर्मल पेमेंट करो विच इज गुड, लेकिन साथ में उसको रिवॉर्ड भी दो ताकि वो मोटिवेटेड रहे। तो रिवॉर्ड में या तो बोनस दे सकते हो, या कमीशन दे सकते हो, या प्रॉफिट शेयरिंग कर सकते हो। 3 तरह के रिवॉर्ड्स हैं, ठीक है। या तो बोनस दे देंगे, या उसको किसी तरह का कमीशन दे देंगे, या किसी तरह की प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे। हमें क्वेश्चन बोलेगा कैसे करना है, ठीक है। हमारे लेवल पे बोनस कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे क्या आता है, सब क्वेश्चन बोलता है। तो अपने तो क्वेश्चन में जो दे रखा है उसके हिसाब से आंसर निकालना होता है। अभी जो प्रॉफिट, अभी जो इसके एडवांटेज क्या है, देखो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से एफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है। ज्यादा स्किल वर्कर्स को फायदा मिलेगा, क्योंकि स्किल वर्कर ज्यादा एफिशिएंसी से काम करेंगे, उनको ज्यादा बेटर रिवॉर्ड्स मिलेंगे। मोटिवेशन बढ़ता है, मेन तो इंसेंटिव का काम ही मोटिवेशन बढ़ाना है, तो हायर मोटिवेशन, ठीक है। तो मोटिवेशन बढ़ेगा वर्कर्स का। डिसएडवांटेज ये है कि भाई आपको ऑब्वियसली बात है ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट लगानी पड़ेगी, क्योंकि इन सबको कैलकुलेट करना पड़ेगा और इनमें प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि वर्कर हो सकता है बोनस कमाने के लिए लोअर क्वालिटी का प्रोडक्शन करके दे दे आपको, तो क्वालिटी कंट्रोल आपको यहाँ पे ज्यादा रखने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये एडवांटेज डिसएडवांटेज ध्यान रखना इंसेंटिव सिस्टम के, जस्ट एक एमसीक्यू में आ जाए तो, ठीक है। बाकी 3 तरह के इंसेंटिव हो सकते हैं। अपने को कैसे क्या कैलकुलेट करना है वो क्वेश्चन बोलेगा। अपने को बोनस के कोई फॉर्मुले याद नहीं करने। जो बच्चे अगर ऑलरेडी कहीं से आप पढ़ के आ रहे हैं बोनस कैलकुलेट के फॉर्मुले, हाल से रोवन के प्लान्स होते हैं, अलग अलग होते हैं, ग्रैंड टैक्स मेथड होता है, कुछ भी आपको याद नहीं करना। अपने लेवल पे क्वेश्चन में फॉर्मुला लिखा होता है, उस फॉर्मुले से या उस तरीके से डायरेक्ट अपने को आंसर निकालना है। आपको कोई फॉर्मुला याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं इनके ऊपर। इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है। Vienna is a direct labor employee who works at a standard 35 hours per week and is paid a basic rate of $12 per hour. Overtime is paid at time and a third. अब देखो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरटाइम के लिए आपको पैसा मिलता है टाइम एंड अ थर्ड, मतलब ये 12 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, इसके अलावा एक थर्ड 1/3 पेमेंट और मिलेगा। टाइम एंड अ थर्ड का मतलब क्या है? टाइम का मतलब होता है जितना पैसा मिल रहा है उतना तो देंगे देंगे, तो टाइम का मतलब $12 तो मिलेगा ही मिलेगा। इस $12 के ऊपर कितना मिलेगा? 1/3। तो आपको प्रीमियम कितना मिलने वाला है? 12 का 1/3 मतलब $4। $4 का आपको मिलेगा प्रीमियम। ध्यान रखना 1.3 टाइम्स नहीं है, इसको 1.33 मत लिख देना, ये 0.33 है। एट टाइम मतलब जो बेसिक पे है वो तो पूरा मिलेगा, तो $12 का बेसिक पे तो पूरा देंगे और 1/3 एक्स्ट्रा देंगे, तो 1/3 जो एक्स्ट्रा दे रहे हो वो तुम्हारा प्रीमियम है, ठीक है सर। और इसके अलावा बोल रखा है शी वर्क फॉर 42 आवर्स, तो 42 आवर का उसको पैसा पे करना है एंड शी रिसीव्ड $50 एज बोनस। आपको बताना है बेसिक स्टैंडर्ड पे फॉर स्टैंडर्ड आवर कितना है, बेसिक पे फॉर ओवरटाइम कितना है, ओवरटाइम प्रीमियम कितना है, बोनस कितना है। देखो बोनस तो दे रखा है, ठीक है, तो बोनस तो अपना हो गया 50, उसमें तो दिमाग लाने की जरूरत नहीं है। ये डायरेक्ट है इनडायरेक्ट, बोनस साहब इनडायरेक्ट होता है, तो ये तो आ गया। अब बात करते हैं साहब बेसिक पे फॉर स्टैंडर्ड आवर। देखो स्टैंडर्ड आवर कितने थे? 35, तो इस 35 के लिए जो आपको बेसिक पे मिलेगा 35 इंटू 12। हाँ जी, एक सेकंड कैलकुलेटर ले लेते हैं। थर्टी फाइव 12 ये हो जाएगा 420, ठीक है। अब ये जो आपने 42 आवर काम करे, तो एक्स्ट्रा कितना काम करा है? आपने तो 42 काम करे, तो 42 में से 35 तो आपके बेसिक थे, तो 7 आवर्स का आपका एक्स्ट्रा काम है। इसके लिए आपको मिलेगा प्रीमियम और बेसिक, ठीक है ना। एट टाइम एंड थर्ड, तो टाइम जितना पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा और थर्ड एक्स्ट्रा और मिलेगा। तो इस 7 आवर के लिए आपको 2 चीजें मिलेगी, एक तो बेसिक पे और एक प्रीमियम। बेसिक पे तो टाइम पे मिलने वाला मतलब सेम मिलेगा, तो 7 इंटू 12, और प्रीमियम मिलेगा 4 के हिसाब से, तो 7 इंटू 4, ठीक है। ये आपका प्रीमियम और ये आपका बेसिक। अब मुझे वो क्या क्या मांग रहा है? बेसिक पे फॉर स्टैंडर्ड आवर, वो तो अपना आ गया 420, ठीक है। ये आपकी डायरेक्ट कॉस्ट है। बेसिक पे फॉर नॉर्मल आवर्स डायरेक्ट कॉस्ट में आता है। बेसिक पे फॉर ओवरटाइम, अच्छा ओवरटाइम के लिए बोल नहीं रखा है कि डायरेक्ट वर्कर का मतलब कस्टमर की रिक्वेस्ट पे या क्या है, तो हम इसको बोलेंगे कि जनरल वाला है। जनरल वाला है तो जो बेसिक है ये तो चला जाएगा डायरेक्ट में, और जो प्रीमियम है वो चला जाएगा इनडायरेक्ट के अंदर, ठीक है। तो ये आपको 84 का जो बेसिक मिला और आपको 28 का प्रीमियम मिला। जो प्रीमियम मिला है वो इनडायरेक्ट है और जो बेसिक मिला है वो डायरेक्ट है।
ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है इसकी, ठीक है ना। जो अपने 35 आवर का स्टैंडर्ड था, स्टैंडर्ड के लिए आपको स्टैंडर्ड पैसा मिलेगा तो 12, जो आपने 42 आवर काम करा तो एक्स्ट्रा काम करा आपने 7 के लिए आपको मिलेंगे बेसिक प्लस प्रीमियम। बेसिक जो है वो डायरेक्ट कॉस्ट में जाता है, प्रीमियम जो है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट में जाता है। अगर यहाँ लिखा होता है कि ये ओवर टाइम जो है ये कस्टमर की रिक्वेस्ट पे करा है तो ये जो 28 है ये भी डायरेक्ट कॉस्ट में चला जाता। ठीक है सब, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक आधा क्वेश्चन और देखते हैं इसके ऊपर। लेट्स क्वेश्चन में देखो, अब ये पीस वर्क का क्वेश्चन है। फर्नीचर कंपनी पेज इट्स एम्प्लॉय यूजिंग अ डिफरेंशियल पीस वर्क स्कीम दैट इंक्लूड्स अ गारंटीड वेजेस। मिनिमम गारंटी वेजेस है, कितना दे रखा है अपने को, मिनिमम गारंटी दे रखी है 90 की, तो 90 तो मिलना ही मिलना है, एक दिन काम करने पर 90 तो मिलना ही मिलना है। ठीक है, डिटेल्स ऑफ द स्कीम आर एज फॉलोज। अगर आप 20 यूनिट्स तक बनाते हो अप टू 20, तो 0 से 20 के बीच में बनाओगे तो 5 मिलेंगे। अगर फिर ज्यादा बनाते 20 से, तो 21 से 25 तक बनाने पर 5.2 मिलता है, तो 20 तक तो 5 मिलेंगे, 20 के ऊपर जो बनाओगे उनके ऊपर 5.2 मिलेगा, और फिर 26 से ज्यादा बनाओगे तो 5.5 मिलेगा। अब 3 वर्कर है, रोहन ने 17 बनाए, दिव्या ने 22 बनाए और सोलोमोन ने 27 बनाए। आपको तीनों का पेमेंट निकालना है, चलो कैलकुलेट करते हैं। रोहन ने कितने बनाए, 17, 17 के हिसाब से उसको पेमेंट 20 के अंदर आएगा तो 5 मिलना चाहिए। 17 इंटू 5 हिसाब से ये बनेगा 85। लेकिन हमने क्या बोला है, पेमेंट क्या होता है पीस वर्क सिस्टम में, जो वर्कर को पेमेंट जाएगा वो हम क्या कहते हैं, इट इज हायर ऑफ मिनिमम गारंटी या फिर जो आपका पेमेंट बन रहा है। इन दोनों में से विच एवर इज हायर वो बनेगा। तो रोहन को कितने मिल रहे हैं, 85, तो एक्चुअल पेमेंट 85, मिनिमम गारंटी कितनी की है 90 की, तो इसको कितना मिलेगा, रोहन को साहब अपन अब देंगे मिनिमम गारंटी, ये लेस देन है मिनिमम गारंटी। कह लो कि यहां पे विल बी पेड, तो कितना पे करेंगे, यहां पे 90 का पेमेंट होगा, 80 का नहीं, ये ध्यान रखना। रोहन को पेमेंट 90 का होगा, 80 का नहीं होगा। अब दिव्या के लिए बात करते हैं। दिव्या ने 22 बनाए, तो देखो 20 तक तो आपको 5 मिलेंगे, और जो 2 एक्स्ट्रा बनाए हैं 20 के ऊपर उनके लिए मिलता है 5.2। यानी कि डिफरेंशियल का मतलब ये नहीं है कि अगर 22 बनाए तो 22 इंटू 5.2, डिफरेंशियल का मतलब है कि यहां तक 20 तक तो इतना ही मिलेगा, 20 से ज्यादा बनाओगे तो 5 तो मिलना मिलना है, 0.2 का बोनस दे रहे हैं हम आपको एक्स्ट्रा, तो इन 2 के ऊपर 5.20 मिलेगा आपको। ये तो 100, $110.4 का पेमेंट हो जाएगा, और ऑब्वियसली बात है 90 ज्यादा है तो इसको पेमेंट 110.4 का ही मिलेगा। ठीक है ना, हमेशा हायर ऑफ मिनिमम गारंटी है एक्चुअल पेमेंट, यहां पे ऑब्वियसली बात है एक्चुअल पेमेंट ज्यादा है तो यहां पे एक्चुअल पेमेंट करेंगे। फिर आई सोलोमन की बात, सोलोमन ने 27 बनाया, ट्वेंटी सेवन में से देखो 20 पर तो 5 मिलना है, नेक्स्ट जो 5 यूनिट है उन पे 5.2 मिलता है, और 2 और एक्स्ट्रा बना दिया, 25 के ऊपर जो बनाओगे उस पे 5.5 मिलेगा। इसको पेमेंट मिलेगा 137 का। ठीक है साहब, तो ये ध्यान रखना, इसके लिए भी फॉर्मूला लगाएंगे, मिनिमम गारंटी 90, एक्चुअल पेमेंट 137, ऑब्वियसली बात है हायर ऑफ के हिसाब से मिल जाएगा 137। तो डिफरेंशियल पीस वर्क में ध्यान रखना है, डिफरेंशियल का मतलब ही यही है कि 20 तक तो इतने ही मिलेंगे, 20 के ऊपर वालों पे ज्यादा मिलेगा और 25 के ऊपर वाले पे और ज्यादा मिलेगा।
ठीक है ना। ये गलती मत कर देना कि 27 इंटू 5.5 कर दो, 22 इंटू 5.2 कर दो, ये गलती करोगे तो फिर जीरो आएंगे और एग्जाम में वो हमेशा कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप के ऑप्शन देगा आपको 4 में से। तो एक ऑप्शन तो ये वाला होगा डिफरेंशियल वाला, एक ऑप्शन वो डायरेक्ट क्या करेगा 27 इंटू 5.5 कर देगा, 22 इंटू 5.2 कर देगा। तो वैसे मत करना, इस क्वेश्चन को एग्जाम में जाने से पहले देख के जाना। चलिए अब आते हैं साहब हमारे एक और टाइप के क्वेश्चन पे, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन आता है कभी कभी, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस जरूर करके जाना। क्या कहते देखो, सारा सोलोस्की कार्व्स वुडन एनिमल्स फॉर अ स्मॉल कंपनी सप्लाइंग द टूरिस्ट मार्केट इन वीक 26 हर प्रोडक्शन वाज एज फॉलोज। डियर बनाने के लिए स्टैंडर्ड लगते हैं 2 आवर, मिंक बनाने के लिए स्टैंडर्ड लगता है 1.5, आउल बनाने में स्टैंडर्ड अलाउड टाइम जो है उसको वो मिलता है 1, ईगल के लिए लगता है 2। आपने बनाए कितने, आपने बनाए 6, 5, 12 और 6। तो इसके लिए देखो तो स्टैंडर्ड टाइम लगना कितना चाहिए था, ऐसे क्वेश्चन में आते ना तो यहाँ पे पेमेंट की रेट क्या दे रखी है, शी इज पेड $6 पर स्टैंडर्ड आवर। आपको पेमेंट पता है यूनिट्स के हिसाब से नहीं मिल रहा है, पेमेंट आवर के हिसाब से मिल रहा है, बट स्टैंडर्ड आवर के हिसाब से मिलेगा, एक्चुअल आवर नहीं। आपने एक्चुअली में कितना भी काम कराओ उससे फर्क नहीं है, हमें तो स्टैंडर्ड आवर के हिसाब से 6 देना है, तो मुझे स्टैंडर्ड आवर निकालने पड़ेंगे। अब एक यूनिट के लिए 2 आवर लगते हैं, तो आपने तो 6 बनाए, तो 6 के लिए कितने लगेंगे, इधर 1.5 लगते हैं एक को, तो 5 को बनाने में 1.5, इधर 1 इधर 2, 7.5। तो टोटल स्टैंडर्ड आवर अलाउड कितने हैं साहब, 43.5। ये कैलकुलेट करना था, ये मिसिंग था क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या कह रखा था कि भाई एक पर्सन है, उसको उसने काम करा है, इतने इतने यूनिट बनाए। अब यूनिट के हिसाब से पैसे नहीं मिल रहे तुम्हें, तुम्हें पैसे मिल रहे टाइम के हिसाब से कि इन यूनिट को बनाने में कितना टाइम लगना चाहिए था। स्टैंडर्ड टाइम का मतलब होता है कि इतना टाइम लगना चाहिए था एक डियर को बनाने में, तो एक डियर पर यूनिट दे रखा है, ध्यान रखना है। एक यूनिट को बनाने में लगते 2, तो 6 बनाए तो आपको स्टैंडर्ड लगने चाहिए थे 12, तो पेमेंट आपको 12 के हिसाब से मिलेगा। ऐसे करके टोटल करा आया 43.5 इंटू कर देंगे 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें ये ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड टाइम निकालना पड़ता है। आपको स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से पैसा मिल रहा है, बट क्वेश्चन दे रखा है यूनिट के हिसाब से, तो मुझे पहले तो एक मिसिंग वैल्यू निकालनी है जो मेरे को नहीं दे रखा। मेरे को दे रखा है एक यूनिट को बनाने में इतना टाइम लगता है, मैंने बनाए इतने यूनिट है, तो अगर 2 आवर लगते हैं एक को बनाने में, मैंने बनाए 6, तो मुझे पेमेंट 12 के हिसाब से मिलना चाहिए। और एक का अगर 6 है तो 12 इंटू 6। अब मैंने कहा सब एक एक को क्यों 6 से मल्टीप्लाई करें, सबको टोटल कर लेते हैं एक साथ, टोटल को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो भी आंसर सेम आएगा। ठीक है साहब, तो इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करना। ये थोड़ा सा अलग टाइप का आता है, अब जब एकदम से नया दिखता है तो एग्जाम में बच्चा लगता है और ये तो क्या आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, जस्ट एक छोटा सा ट्विस्ट है। नॉर्मल क्वेश्चन पे जरा सा उसने ट्विस्ट ले लिया, तो इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाना। हाँ जी, एक और देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आइडल टाइम वाला है। A summary of Perky's factory payroll for October shows the following. बेसिक आवर लगते हैं 7000, आवर्स ओवर टाइम लगते हैं 1000, आवर्स आइडल टाइम लगते हैं 500। द आइडल टाइम विच अरोज ड्यू टू पावर कट इंक्रीज द आवर्स ऑफ ओवर टाइम वर्क ड्यू टू जनरल वर्क प्रेशर्स। ठीक है, पावर कट की वजह से आइडल टाइम हुआ, आइडल टाइम की वजह से प्रेशर बढ़ा, तो आपको थोड़ा ओवर टाइम भी करना पड़ा। बेसिक पे 15 की है एंड ओवर टाइम इज पेड एट अ प्रीमियम ऑफ 33 and 1/3%। ठीक है, तो 33 1/3 है, तो 33.33 है बेसिकली टेक्निकली। ठीक है, तो नॉर्मल का 33.33%। ठीक है, 15 इंटू 33.33 तो 5 हो जाएगा ये, तो 5 का आपको मिल जाएगा ओवर टाइम का प्रीमियम। ठीक है, आपको इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट निकालिए। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में क्या आएगा साहब, ओवर टाइम का प्रीमियम और आइडल टाइम का पेमेंट, ये दो चीजें इनडायरेक्ट कॉस्ट में आती है। तो देखो आइडियल टाइम के लिए तो क्या मिलेगा, आइडियल टाइम था 500 का, उसके लिए 15 तो मिलना ही मिलना है। वर्कर से भले काम नहीं हुआ, लेकिन वर्कर तो आया था, और वर्कर आया है तो उसको मुझे पैसा देना पड़ेगा, तो 500 इंटू 15 इतना पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, तो 7500। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ इनडायरेक्ट कॉस्ट चाहिए, ध्यान रखना।
तो मैं डायरेक्ट कॉस्ट क्यों निकालूं? मैं इसको 7,000 इंटू 15 भी नहीं करूंगा, 1,000 इंटू 15 भी नहीं करूंगा, मैं तो सीधा ओवर टाइम का प्रीमियम निकाल दूंगा, क्योंकि मुझसे पूछा इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। कितने 1,000 आवर्स हैं और हमने रेट निकाली 5 की, तो 5,000, तो कुल मिला करके 12,500 इतना आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका ओवर टाइम का प्रीमियम आ जाएगा, मतलब प्रीमियम और आइडल टाइम दोनों मिला के बन जाएगी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। मुझसे पूछी सिर्फ इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है तो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट निकाल के दे दी। अब क्वेश्चन में ऐसे करता है वो कि आपसे सिर्फ डायरेक्ट पूछता है या सिर्फ इनडायरेक्ट भी पूछता है, तो ध्यान रखना क्या पूछा है, जो पूछा है वही निकालना। डायरेक्ट पूछता तो 7,000 इंटू 15 और 1,000 इंटू 15, बस उसको मैं अलग रख लेता, तो कुल मिला के 8,000 इंटू 15 करता डायरेक्ट कॉस्ट आती, और बाकी सब जो है वो मेरी इनडायरेक्ट कॉस्ट है। ठीक है साहब, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं लेबर को लेके हमारे पास में ना एक और चीज है जो एग्जाम में पूछ ली जाती है, लेबर टर्नओवर के बारे में। लेबर टर्नओवर से हमारा मतलब होता है कि जब लेबर या जो वर्कर्स है जो कंपनी छोड़ के जाते हैं उसे टर्नओवर कहते हैं, कि कुछ वर्कर्स छोड़ के गए, उनकी जगह हमने कुछ नए वर्कर्स को लाना पड़ा, इस प्रोसेस को लेबर टर्नओवर कहा जाता है। ठीक है, तो लेबर टर्नओवर कंपनी के लिए कॉस्ट है, जितने वर्कर छोड़ के जाएंगे उतने आपको नए वर्कर लाने पड़ेंगे, नए वर्कर लाने के लिए आपको कॉस्ट इंकर करनी पड़ेगी, तो ये लेबर टर्नओवर कंपनी के लिए दिक्कत देता है। नए वर्कर जो आएंगे, एक तो उनको लाने का रिक्रूटमेंट का खर्चा, ठीक है, उनको फिर ट्रेन करना पड़ेगा, और जब तक वो ट्रेनिंग नहीं होती प्रॉपर तरीके से, उनकी एफिशिएंसी भी कम रहेगी, उनकी एफिशिएंसी को पुराने वर्कर जितनी एफिशिएंसी पे आने पे टाइम लगेगा। एक मान लो पुराना वर्कर है जो कंपनी के साथ में 3-4 साल से काम कर रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी, उसको पता है कंपनी कैसे काम करती है, क्या प्रोसेस है, कैसे काम करना है, तो उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। नए वर्कर को आने में, कंपनी को समझने में, प्रोसेस को समझने में टाइम लगेगा, तो उसकी एफिशिएंसी ऑब्वियसली कम होगी। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि भाई टर्नओवर जो है वो कंपनी के लिए दिक्कत देता है। अब टर्नओवर की डेफिनेशन क्या है? इट इज द रेट एट विच एम्प्लॉइज लीव्स एन ऑर्गेनाइजेशन। किस रेट पे एम्प्लॉय तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं। तो अगर कोई कंपनी कहती है कि मेरी टर्नओवर रेट 10% है, तो ऑन एन एवरेज 10% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स आपको छोड़ के चली जाती है हर साल, तो आपको नए लाने पड़ते हैं। 10% का टर्नओवर है, टर्नओवर रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना दिक्कत है। कंपनी चाहती है कि इसको सिंगल डिजिट में रखा जाए, वो भी लोअर सिंगल डिजिट में रखा जाए। ठीक है, क्या रीजन होता है भाई छोड़ने के? ऑब्वियसली बात है, आपको कहीं पे ज्यादा पैसा मिल जाएगा, अपना सपना मनी मनी। ठीक है, पुअर वर्क एनवायरमेंट, या कंपनी के काम करने का तरीका अच्छा नहीं लग रहा है आपको। करियर एडवांसमेंट, आप चाहते हो अब हायर पोजीशंस पे काम करना, या कभी कभी लोग रिटायर हो जाते हैं इसलिए भी तो कंपनी छोड़ते हैं। तो ये इनमें से कोई भी रीजन हो सकता है, रीजन कोई भी हो, कंपनी के लिए तो दिक्कत है। अब हम ये कैलकुलेट कैसे करेंगे? हमारे लिए इसका फॉर्मूला काम का ऐसा, ये फॉर्मूला जरूर ध्यान में रखना। ठीक है, लेबर टर्नओवर का फॉर्मूला क्या कहता है? वो कहता है नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट, कितने वर्कर्स को आपने रिप्लेस करा। तो हो छोड़ के गए हूं 1000, बट मैं वापस लेके आया हूं 600, तो मेरे काम का सिर्फ रिप्लेस वाला फिगर है। क्योंकि अगर 1000 छोड़ के गए और मैं वापस 600 को लेके आया, तो मतलब 400 तो रिडंडेंट थे। तो रिडंडेंट एम्प्लॉइज को टर्नओवर में काउंट नहीं करते। टर्नओवर में काउंट करते हैं कितने एम्प्लॉइज को आपने रीहायर करा है। ये ध्यान रखना, रिप्लेसमेंट का मतलब होता है रीहायर या न्यू हायर, जो बोलना चाहो, न्यू हायरीज भी कहते हैं इनको अपन। ठीक है ना, वो रिप्लेसमेंट है। डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय। अभी एवरेज नंबर कैसे आएगा? तो एवरेज निकालने के लिए हम बोलते हैं सिंपल क्या करो, ओपनिंग जो आपके वर्कर्स हैं प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 कर देना। तो नंबर ऑफ वर्कर जो ओपनिंग में थे और जो क्लोजिंग में, उनका एवरेज निकाल दो, उससे एवरेज आ जाएगा। ठीक है सब। अब हम कहते हैं देखो, जो लेबर टर्नओवर की मैंने कहा ना कॉस्ट है, तो कॉस्ट क्या होती है? देखो, दो टाइप की कॉस्ट होती है। एक तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, नए वर्कर को लाने का जो खर्चा, उसमें रिक्रूटमेंट का खर्चा, नए वर्कर की ट्रेनिंग का खर्चा, जब तक वो सही से काम नहीं करेगा तब तक जो प्रोडक्टिविटी लॉस्ट होगी उसका खर्चा, तो ये तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है। सेकेंडली एक प्रिवेंटिव कॉस्ट होती है। अगर वर्कर छोड़ के जा रहा है तो कंपनी थोड़ा बोलेगी बात जाओ, पहले पूछेगी क्यों जा रहे हो। आप बोलोगे सर आगे सारा सैलरी मिल रही है, पैसा, तो वो बोलेंगे ठीक है हम दे रहे थे तुम्हें इंसेंटिव, तो आपको हो सकता है कि इंसेंटिव देना पड़े वर्कर को रिटेन करने के लिए, उसको ट्रेनिंग देनी पड़े, फ्लेक्सिबल आवर अलाउ करने पड़े, हायर सैलरी देनी पड़े, जो भी, तो ये भी तो खर्चा है। ठीक है साहब, तो ये प्रिवेंटिव कॉस्ट में जाएगा। तो प्रिवेंटिव कॉस्ट एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट दो टाइप की कॉस्ट होती है। ठीक है, इसको कम करना है हमें, इसीलिए हम कहते हैं कि कंपनी लेबर टर्नओवर निकालती है और उसको कंट्रोल में रखती है ताकि ये दोनों कॉस्ट चेक में रह सके। ठीक, हाँ जी, एक क्वेश्चन इसका भी देखते हैं। देखो, मैगजीन कंपनी मेड अ सीरीज ऑफ रिडंडेंसीज आफ्टर अ डिक्रीज इन इट्स बिजनेस प्रॉफिट। तो आपने कुछ वर्कर्स को निकाला है कंपनी से, ले ऑफ करा है, जिसे अपन रिडंडेंसीज को हम यहाँ पे नॉर्मल लैंग्वेज में ले ऑफ कहते हैं, पढ़ते हैं ना, कभी कभी कंपनी वर्कर्स को निकालती है तो वो ले ऑफ, उसको रिडंडेंसीज कहते हैं। इट हैड 25,000 एम्प्लॉइज एट द बिगनिंग, तो ओपनिंग में 25 थे, 19,000 एम्प्लॉइज एट द एंड, तो 19,000 एंड में है, तो ओपनिंग क्लोजिंग एवरेज निकल जाएगा इससे अपना। एट एज वेल एज द रिडंडेंसीज 2,000 एम्प्लॉइज रिजाइन। अब जितने वर्कर आपने निकाले उसके अलावा 2,000 वर्कर और छोड़ के चले गए।
अब देखो मुझे इनसे फर्क नहीं पड़ रहा जो छोड़ के गए हैं जिसको आपने निकाला है, हमें फर्क पड़ रहा है रीहायर कितना करा है, रिप्लेसमेंट का नंबर चाहिए इन द ईयर एंड वन रिप्लेस्ड बाय न्यू एम्प्लॉयज। 2000 एम्प्लॉय ने रिजाइन करा और इन्हीं 2000 को हमने रिप्लेस भी कर दिया बाय न्यू वर्कर, तो मेरे रिप्लेसमेंट 2000 वर्कर का है। जिनको मैंने निकाला वो तो एक्स्ट्रा थे तो उनको काउंट नहीं करना रिप्लेसमेंट में, जिनको रीहायर करा है तो 2000 जो दूसरे छोड़ के गए उनको मैंने वापस रीहायर करा है, उनके जैसे मतलब उनकी पोजीशन पे दूसरे वर्कर्स को रीहायर करा है, वो रिप्लेसमेंट में काउंट होगा। तो लेबर टर्नओवर का रेशियो मुझे यहाँ पे निकालना है, तो रिप्लेसमेंट तो है साहब 2000 का, एवरेज निकाल लेते हैं आप, तो 25 ओपनिंग में थे, 19 क्लोजिंग में है, इनका निकाल देते हैं एवरेज और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, मुझे मिल जाएगा मेरा लेबर टर्नओवर। ये हो जाएगा 22, 2000 डिवाइड बाय 22 इंटू 100, 9.09%। ये आपका लेबर टर्नओवर निकल के आ रहा है, थोड़ा हाई है, ठीक है, कोई पूछे कि कम है ज़्यादा तो हाई है ये, ठीक है, सिंगल डिजिट्स में, और वो भी कम सिंगल डिजिट में, मतलब 5 से कम, 5 के आसपास रखते हैं तो अच्छा लगता है, 10 के आसपास जाने में तो खराब कहते हैं, 10 के ऊपर तो बहुत दिक्कत हो जाती है कंपनीज में, ठीक है साहब। तो ये आपका हायर टर्नओवर रेशियोज की तरफ है, बट निकालने का तरीका सिंपल है, रिप्लेसमेंट डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय। ध्यान रखना रिप्लेसमेंट चाहिए। अब कोई बच्चा दिमाग लगाएगा कि सर 25,000 एम्प्लॉय स्टार्टिंग में थे, 19 एंड में है, तो इसका मतलब 6,000 एम्प्लॉय छोड़ के गए, तो 6,000 में से 2,000 तो खुद छोड़ के गए, 4,000 को आपने निकाला होगा, तो वो वर्कर यहाँ पे डिवाइड कर देगा 6,000 से। 6 से नहीं करना है, रिप्लेसमेंट से करना है। हमने कितने एम्प्लॉय को रिप्लेस करा, हमने 2,000 को रिप्लेस करा है, बात खत्म। तो 2,000 का मेरा रिप्लेसमेंट है। जिनको निकाला वो तो मेरे किसी काम के नहीं थे, इसलिए निकाल दिया होगा कंपनी ने, ठीक है। जो रिप्लेस करे गए हैं वो वर्कर थे जो काम के, उनका टर्नओवर गिना जाता है, ठीक है साहब। तो रिप्लेसमेंट चाहिए अपने को, ये ध्यान रखना, डिवाइड करना है एवरेज से, बाकी तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है साहब, डन है जी। चलिए, तो फिर ये कैप्सूल यहीं पे करते हैं समाप्त। इस कैप्सूल में मैंने कोशिश करी कि आपको लेबर के जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं उनको रिवाइज करें, और जो जो क्वेश्चंस उनके सबके ऊपर है, मैंने एक क्वेश्चन आपसे सबसे डिस्कस करा, इन चीज़ों को सही से रिवाइज करना, लेबर के क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करना, जो मैंने कंसेप्ट्स आपको दिए हैं उनको अच्छे से मेमोराइज करने की कोशिश करो, उनको लर्न करने की कोशिश करो, उनको समझने की कोशिश करो, तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है थोड़ा सा अगर हट के भी आएगा तो भी दिक्कत नहीं होगी। चले बच्चों, थैंक यू सो मच। इस कैप्सूल के लिए यहीं तक रुकते हैं, अगले कैप्सूल में आपसे आने वाले बाकी के जो चैप्टर्स हैं उनके बारे में बातचीत करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।